नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज एंड एकेडमी गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी जो संडे को हमने कृषि प्रतिभा खोज एवं भैरव प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था और उसमें बहुत विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसलिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं जिन्होंने इस टेस्ट को देकर और इस बड़े से बड़े टेस्ट का एक सफल बनाया। तो साथियों, इसकी आज अपन आंसर की बात करेंगे और इसको एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक दो दिन में यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी जो आंसर की है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो मैं आंसर की इसका जो आंसर है आपको बताएंगे विक्रम जी सर। तो मैं विक्रम जी सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और प्रत्येक आंसर की प्रत्येक क्वेश्चनों की जो आंसर है उनको क्रमबद्ध तरीका से बताएं। और साथियों, आज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि अपन के यहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जो विक्रम जी हैं उनका आज AARO में सिलेक्शन हो गया है। तो मैं भी संस्थान की ओर से, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज एंड एकेडमी के परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं विक्रम जी सर। और आपको बता दूं कि पहले ये सर तो सेंट्रल बैंक में आप AFO के पद पर थे और अब इनका AARO में जो अपन की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में इनका सिलेक्शन हो गया है। तो उनके लिए सर को बहुत बहुत बधाई और अपने भैरव एग्रीकल्चर परिवार की ओर से भी इनको बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद पवन जी, इतना सब कुछ देने के लिए। और दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी दुआओं से बाकी जो विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं कई बार, तो उनकी दुआओं से आज हमारा जो है कृषि विभाग में AARO जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है उसमें अंतिम रूप से चयन हो गया है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं सभी प्रश्न है उनके जल्दी जल्दी से जो है आंसर की के हिसाब से मैं आपको केवल और केवल आंसर बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जल्दी जल्दी से अपने जो है आंसर की मिला लीजिए। तो दोस्तों, सबसे जो पहले नंबर का आपका जो क्वेश्चन था वो था कि मृदा जांच हेतु जो मृदा के जो नमूना लेते हैं उसके कणों का आकार कितना होना चाहिए। मतलब मृदा नमूना लेते हैं उसमें मृदा के कणों का आकार कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 2 mm से कम। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विहीन भूमि का जल एवं वायु के द्वारा जो क्षरण होता है उसको कौन सा क्षरण कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर एक चीज जोड़ दी है इसमें, वनस्पति विहीन। अगर यहां पर डायरेक्ट ये आ जाता कि जल एवं वायु द्वारा क्षरण को कौन सा क्षरण बोलते हैं तो प्राकृतिक क्षरण आता, लेकिन यहां पर पूछा गया है वनस्पति विहीन। पहले से ही उसको क्या कर दिया है, भूमि को वनस्पति विहीन कर दिया है। हो सकता है किसी भी कारण से वो कर दी है। और उसके बाद में जल और वायु के द्वारा जो क्षरण होता है उसको त्वरित क्षरण कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से मृदा संरक्षण की कौन सी विधि द्वारा ढलान 15% से अधिक होने पर काम में ली जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आएगा वेंच टेरेस। बेंच टेरेस जो विधि होती है उसको जहां पर मृदा का ढलान 15% से ज्यादा है वहां पर इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि पादप संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण निदेशालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो फरीदाबाद में जो है आपका पादप संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण निदेशालय स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि डेंगरी मशरूम जिसको अपन ऑयस्ट्रस मशरूम कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्लूटोरस ऑयस्ट्रस जो है डेंगरी मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है जिसको अपन तोड़ने के उपरांत पका नहीं सकते। तो दोस्तों ध्यान रखना, अनार जो है आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, बाकी सब की सब आपके क्लाइमेट्रिक फल है, उनको अपन तोड़ने के उपरांत पका सकते हैं। इसमें सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मौसम किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मौसम जो है अरेबिक जो अरबी भाषा है उसका शब्द है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि जो मध्य पटलिका होती है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है या कौन कौन सा जो है पाया जाता है। उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पेक्टिन जिसको पेक्टेट बोलते हैं वो भी पाया जाता है। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है
कि गुणसूत्र का शीर्ष भाग, जो गुणसूत्र की आप जो संरचना पढ़ते हो इस तरह से, तो उसका जो शीर्ष भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसको बोला जाता है टीलोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? टीलोमियर बोला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से मतलब कौन से नस्ल के कान पत्ती के समान होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, गिर जो गाय होती है, गिर जो गाय होती है उसके जो कान होते हैं वो पत्ती के समान होते हैं। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ध्यान रखना, स्लाइडेन एवं स्वान, ये जो दो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। उसके बाद में पूछा गया है कि मृदा वायु में जो सॉइल एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी होती है? आपको पता है वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना कितनी होती है? ज्यादा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो 0.25% इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि किसी पोषक तत्व की मतलब किस पोषक तत्व की कमी से पौधे की कौन सी पत्ती, पुरानी पत्तियां लाल या बैंगनी कलर में परिवर्तित हो जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो फास्फोरस होगा। और फास्फोरस जो है इसमें ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है इसका सही होगा, क्योंकि फास्फोरस की कमी की वजह से पौधों की पुरानी पत्तियां लाल बैंगनी कलर में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों बहुत ही बहुचर्चित प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस हानिकारक गैस के रिसाव से हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, मिथाइल जो आइसोसाइनेट जो गैस है जिसको MIC के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मुख्य रूप से। उसके बाद में दोस्तों एक प्रश्न दिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसमें मिसप्रिंट हुआ था और जब आपका टेस्ट लगा था उसमें इसको सही करवा दिया था। इसमें मैंने आपको 15 की जगह 16 करवा दिया गया था। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो भी होगा 19 फरवरी 2015 को से जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उसके बाद में दोस्तों अगला और 16वें नंबर का जो आपका प्रश्न है कि एफ्लाटॉक्सिन जो विषैला जो रसायन होता है वो किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मूंगफली की जो फसल है इससे संबंधित है कौन? एफ्लाटॉक्सिन। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि अंधी गुड़ाई जिसको अपन ब्लाइंड होइंग बोलते हैं वो कौन सी फसल से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो गन्ने की फसल होती है शुगर केन, उससे संबंधित है अंधी गुड़ाई। उसके बाद में दोस्तों 18वें नंबर का आपका प्रश्न है कि पीने योग्य पानी में पारा या जिसको अपन बोलते हैं मरकरी Hg इसका प्रतीक होता है, उसकी अधिक मात्रा होने से कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मिनीमाटा। उसके बाद में दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही होगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पर्णहृद के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो निर्माण में बात होती है तो दोस्तों ध्यान रखना, Fe और Mn जो पोषक तत्व होते हैं, जो क्लोरोफिल या जो पर्णहृद होता है उसके निर्माण में सहायक होते हैं। जबकि अवयव की बात होती है तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों के दोनों क्या होते हैं? उसके मुख्य अवयव होते हैं। यहां पर आपको निर्माण में सहायक की बात होती है तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों मैग्नीज। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि अमोनियम से नाइट्रेट में परिवर्तित होने वाले जीवाणु कौन कौन से, मतलब कौन कौन से जीवाणु अमोनियम से नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं? तो नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों के दोनों जब जीवाणु होंगे तभी जाके नाइट्रीकरण की क्रिया होगी, और वो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो ए व बी दोनों। उसके बाद में किस प्रकार के जल द्वारा मृदा अपर्दन को किसान की मृत्यु कहा जाता है, किसान की डेथ कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, परत अपर्दन जिसको सीट इरोजन बोला जाता है उसको किसान की मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता है तो किसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है असंगत को छांटना है, आपको गलत को इनमें से छांटना है। दिए गए हैं कि जैसे नैनो हर्बिसाइड, नैनो सिंचाई ड्रिप जो बूंद बूंद वाली जो सिंचाई होती है उसको नैनो सिंचाई में शामिल किया जाता है। नैनो हर्बिसाइड जो सूक्ष्म जो है हर्बिसाइड है वो मेट सल्फ्यूरॉन, बिल्कुल सही है, असंगत को छांटना है। नैनो कीटनाशी बिल्कुल, ऑर्बिट जो 16 होता है वो नैनो कीटनाशी होता है। उसके बाद में दिया गया है काली कपासी मृदा, तो ध्यान रखना इसमें केओलिनाइट नहीं होता है, इसमें केओलिनाइट की जगह होता है मोंट मोरिलो नाइट खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो इसका असंगत जो है डी वाला होगा, सही आंसर आपका डी ही होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी की जो फसलें होती है उनके लिए प्रीमियम देय राशि कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना 1.5% प्रीमियम राशि होती है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होती है उसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि किसी पादप कोशिका के संवर्धन से नए पादप जो बनते हैं उसकी जो क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों पूर्ण सतर्कता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो इसको सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी वाला। उसके बाद में दोस्तों 26वां जो प्रश्न है
वो है पाइरेथ्रम वानस्पतिक जो कीटनाशी होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, क्राइसेंथेमम, जिसको अपन हिंदी में वो बोलते हैं गुलदाउदी, गुलदाउदी होती है, उससे पाइरेथ्रम नाम का जो बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड है उसको निकाला जाता है या उससे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन के आधार पर आपका ए ऑप्शन 15 से 20% है, वो आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि रंगीन जो कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं उनके फलों के परिरक्षण के लिए अपन कौन सा रसायन काम में लेंगे? तो दोस्तों ध्यान रखना, सोडियम बेंजोएट जो होता है रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि बकरे के मांस को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? कई एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोवा जो है आपका ग्वार का वानस्पतिक नाम होता है। सही ऑप्शन आपका डी होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है एक तिनका क्रांति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन स्टार रिवॉल्यूशन, किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मोनोसोवा जो फुकुओका है जो वैज्ञानिक है वो एक तिनका क्रांति से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि रिचमंड लेग इफेक्ट जो जीर्णता के से संबंधित है, उससे मतलब कौन सा जो पादप हार्मोन है उससे संबंधित है रिचमंड लेग इफेक्ट? तो दोस्तों ध्यान रखना, साइटोकाइनिन जिसको सी के बोला जाता है वो रिचमंड लेग इफेक्ट से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, किसी उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, न्यूनतम मात्रा को उर्वरक ग्रेड क्या कहा जाता है? दोस्तों उर्वरक ग्रेड कहा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उर्वरक ग्रेड। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न विश्लेषक उर्वरक कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा उर्वरक जिसमें 25% से कम कोई भी प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके में से पाया जाएगा तो उसको निम्न विश्लेषक उर्वरक बोला जाता है। तो दोस्तों यहां पर केवल और केवल एसएसपी जिसमें फास्फोरस केवल 16% होता है निम्न विश्लेषक उर्वरक के। सही ऑप्शन आपका डी होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश एफसी 1957 के अनुसार यूरिया में वायु रेट की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1.5% से ज्यादा उसमें वायु रेट नहीं होना चाहिए एफसीओ के अनुसार। सही ऑप्शन आपका सी होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 36वां नंबर का कि सबसे ज्यादा आर्द्रता गिराई जिसको अपन विस्फोटक बोल सकते हैं या नमी को सबसे जल्दी अवशोषित करता है वो कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट जो है सबसे ज्यादा आर्द्रता गिराई उर्वरक है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि निम्न में से मुख्य पोषक तत्व नहीं है। पहली बात तो मुख्य पोषक तत्व होते हैं एन, पी और के, इसके अलावा जो बचा है वो ऑप्शन कार्बन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य पोषक तत्व आपका कार्बन नहीं है क्योंकि ये संरचनात्मक पोषक तत्व है। उसके बाद में पूछा गया है दोस्तों अमरूद उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ज्यादातर विद्यार्थी सवाई माधोपुर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों यहां का जो सही आंसर होगा वो होगा टोंक। अमरूद उत्कृष्ट केंद्र आपका टोंक में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों 39वें नंबर का जो आपका प्रश्न है वो है कि बाथरूम फ्रूट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आम जो होता है मेंजीफेरा इंडिका उसको बाथरूम फ्रूट कहा जाता है, बाथरूम फल। उसके बाद में दोस्तों पशु जनगणना राजस्थान में कितने वर्ष में की जाती है हर बार? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें बी ऑप्शन आपका 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में पशु जनगणना की जाती है राजस्व विभाग द्वारा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है लूज फ्लावर कौन सा है निम्न में से? तो दोस्तों ध्यान रखना, जिसको अपन बुके गुलदस्ते वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो जिसमें डंडियां नहीं रखते उनको लूज फ्लावर बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर क्राइसेंथेमम जो गुलदाउदी होती है वो आपका लूज फ्लावर है, कट फ्लावर आपका नहीं है, बाकी सब कट फ्लावर है। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि कृषि हेतु सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी है? तो दोस्तों अपन बोलते हैं जिसको ग्रेनुलर दानेदार मृदा संरचना होती है, वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना होती है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है वो है कि कौन सा कथन असत्य है? गलत को आपको छांटना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको यह देखना है कि गलत कौन सा है। पहली बात तो इसमें दिया गया है मृदा के स्थूल घनत्व का मान 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही है, यह असत्य नहीं है। दूसरा है स्थूल घनत्व कण घनत्व से हमेशा आधा होता है, बिल्कुल सही है, यह भी आंसर नहीं है अपना। उसके बाद में रंध्रावकाश प्रतिशतता बढ़ने पर कण घनत्व घट जाता है, यह बिल्कुल आपका गलत है और आपको असत्य को ही छांटना है। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा रंध्रावकाश प्रतिशतता बढ़ने पर कण घनत्व बढ़ जाता है, ये गलत बात है, आपको गलत बात को ही छांटना है। क्योंकि ध्यान रखना, रंध्रावकाश प्रतिशतता से मृदा के कण घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी आपका ये है मृदा रंग का निर्धारण मुनसेन कलर चार्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको असंगत को छांटना है, गलत को, तो ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि
भैंस की जो मेहसाना नस्ल होती है वो कौन कौन सी दो नस्लों के संकरण से बनी हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका बताया होगा आपको, एमएमएस जो मेहसाना होती है मुर्रा और सूरती के संकरण से बनी हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि क्षेत्र क्षमता का मापन सिंचाई के कितने घंटे बाद किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 48 से 72 घंटे जब सिंचाई के बाद उपरांत हो जाते हैं तब जाके जो क्षेत्र क्षमता होती है, फील्ड कैपेसिटी, उसका निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि काली कपासी मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मोंट मोरिलोनाइट जो खनिज है वो काली कपासी मृदाओं में अत्यधिक पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों पंजीकृत बीज के थैलों पर कौन सा रंग का टैग लगा होता है? दोस्तों ध्यान रखना, सर्टिफाइड जो सीड होते हैं उनपे ब्लू कलर का, नीले रंग का टैग लगा होता है। सही ऑप्शन आपका डी होगा। उसके बाद में दोस्तों बीजोपचार निम्न रसायनों या जो जैव उर्वरक होते हैं उसको किस रूप में, जो उसका क्रम होता है वो क्या होता है? ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। इस तरह से उसका क्या किया जाए? सबसे पहले बीमारियों का, फिर कीटों का, और फिर जो है जैव उर्वरक के द्वारा उसको उपचारित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें FIR दे रखा है, अगर FIR नहीं होता तो आपको पता ही, कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम, FIR वाला जो क्रम सही रहेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है वो है कि दलहनी फसलों हेतु NPK का उपयुक्त अनुपात क्या रखा जाता है? दलहनी फसलों हेतु मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन कम देते हैं लेकिन फास्फोरस ज्यादा देते हैं क्योंकि उनकी जड़ों की वृद्धि चाहिए। तो 1:2:1 जो है सही उपयुक्त अनुपात होता है दलहनी फसलों के लिए। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों 50वें नंबर का जो आपका प्रश्न है कि अरंडी का कुल क्या है? फुल नहीं है, कुल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, U4VAC, U4VAC जो है कुल, उससे बिलोंग करता है कौन? अरंडी, जिसको अपन जो वैज्ञानिक नाम होता है, बोटेनिकल नाम होता है, रिसिनस क्यूमिनस। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि गर्डल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सोयाबीन जो होती है, ग्लाइसिन मैक्स, उसका जो गर्डल बीटल कीट है वो मुख्य होता है। उसके बाद में दिया गया है दोस्तों कि किस फसल के तेल का प्रयोग बायोडीजल, या किस फसल को बायोडीजल प्लांट के नाम से बोला जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, रतन जोत, जिसको अपन जेट्रोपा बोलते हैं, उससे बायोडीजल बनाने के लिए उसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि गेहूं, अंगूर में हैन एवं चिकन जो रोग होता है किस पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है? बोरोन की कमी की वजह से अंगूर में हैन एवं चिक रोग हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों 54वें नंबर का आपका जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैविक फफूंद राशि के रूप में काम में लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जो होता है उसको जैविक फफूंद राशि भी बोला जाता है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा ए। उसके बाद में दोस्तों ट्राइकोग्रामा आप जानते हो अंड परजीवी होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में नहरों से पानी का सर्वाधिक हानि का कारण क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, नहरों से सर्वाधिक जो हानि होती है वो सीपेज के द्वारा होती है, बगल में से रिस के जो पानी चला जाता है उसके द्वारा, सीपेज जिसको अपन बोलते हैं। अगला है दोस्तों सुमेलित नहीं है, उसको हटाना है, मतलब गलत कौन सा लिखा हुआ है? इसके सामने संस्थान दे रखे हैं और उसकी जगह दे रखी है काजरी, बिल्कुल आपको पता है, जोधपुर राजस्थान में, CIH बिल्कुल बीकानेर में, CISH बिल्कुल आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लेकिन CRRI जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका करनाल में नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो सही आंसर होगा वो CRI डी ऑप्शन होगा, क्योंकि करनाल में तो आपका NDRI स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि हृदय रोगियों के लिए कौन सा वनस्पतिक तेल सबसे लाभकारी होता है? हृदय के रोगी, जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए कौन सा जो है तेल खिलाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, कुसुम, जिसको सैफ्लावर बोलते हैं, सनफ्लावर नहीं, सैफ्लावर, सैफ्लावर जिसको कुसुम बोलते हैं, उसका तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से किसको चारे वाली फसलों का सम्राट या राजा कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बरसीम को चारे वाली फसलों का सम्राट कहा जाता है, किंग और फोडर क्रॉप्स इसको कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत में मतलब पूरा का पूरा जो उर्वरक है दूसरे देशों पर निर्भर होता है, आयात करता है भारत? तो दोस्तों ध्यान रखना, पोटाशिक उर्वरक भारत में नहीं बनते हैं, पूरी की पूरी मात्रा जो है बाहर से ली जाती है, पोटाशिक उर्वरक। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों निम्न में से कौन सा उर्वरक एक उदासीन उर्वरक है? मतलब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन खाद बोला जाता है, वो आपका उदासीन प्रकृति का उर्वरक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हरी खाद वाली फसलों के तनों पर ग्रंथियां भी पाई जाती है? अरे भाई, जड़ों पर तो ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन किस फसल के तनों पर भी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एजोराइजोबियम वाली दशा बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, सस्वेनिया जो एकुलियाटा होती है उसकी जो तना होता है उस पर भी ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगला और 62 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो है
कि मृदा रंध्रप्रकाश प्रतिशतता निर्धारण करने के हेतु कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रंध्रप्रकाश प्रतिशतता जिसको अपन पोर स्पेस बोलते हैं, उसका जो सूत्र होता है 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, लेकिन इसके जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका, ये घन घनत्व नहीं है, ये केवल कण घनत्व है आपका। तो इसके आधार पर जो आपका सही जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, रंध्रप्रकाश प्रतिशतता बराबर 100 माइनस बीडी स्थूल घनत्व, और ये घन घनत्व नहीं होकर कण घनत्व गुणा 100, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि साइलेज बनाने हेतु निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, साइलेज सबसे अच्छी मक्का की मेज क्रॉप की बनाई जाती है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि वर्ष 1965 में बाजरे की पहली संकर किस्म बनाई गई थी HV1। HV1 तो ये किस किस के जो क्रॉस से बनाई गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, टिप 23A और विल V3 इनके संकर से जो है बोनी किस्म बनाई गई थी बाजरे की। तो दोस्तों ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है कि धान में डेड हर्ट या हाइट हेड किस कीट के प्रकोप से होता है। ये एक सिम्टम्स होता है जो कोई कीट आक्रमण करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो तना छेदक जो स्टेम बोरर होता है जो धान में लगता है, उसकी वजह से यहां पर डेड हर्ट वाले सिम्टम्स ये दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है, फेलेरिस माइनर जिसको अपन गेहूंसा बोलते हैं, कैलेरिस माइनर नहीं होकर फेलेरिस माइनर है, उसके 1000 दानों का वजन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था गेहूं में और गेहूं में अंतर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 2 ग्राम, तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। उसके बाद में दोस्तों किसमें दी गई है, KRL 1 से लगाकर 4 है, ये 10 नहीं है। उसके बाद में 10 मतलब KRL से जो किस्में ये दे रखी है, ये किसकी है, जो कि क्या है, लवणता और क्षारता के प्रति प्रतिरोधी किस्में। तो दोस्तों ध्यान रखना, गेहूं की किस्में हैं KRL 1 जो कि करनाल से निकाली गई है, जो क्षारता या लवणता के प्रति प्रतिरोधी किस्में होती है। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि उपास 120 किस्म किसकी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अरहर की कैजानस कैजान जो होती है उसकी जो है उपास 120 किस्में हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि चावल के जो पुष्पक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चावल के पुष्पक्रम को पेनिकल के नाम से कहा जाता है, पेनिकल बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन मक्के के उच्च प्रोटीन के लिए, हाई क्वालिटी जो प्रोटीन होती है, हाई क्वालिटी जो मेज होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ओपेक 2, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नॉरिन 10 आपका किस में लिया जाता है, काम में गेहूं में लिया जाता है। डीजी ब्यूजन आपका धान में लिया जाता है, आपको पता ही है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 71 का कि किससे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। सबको पता होगा, थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो दोस्तों ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों दिया गया क्वेश्चन है कि हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नॉर्मल ई बोरलॉग, एनी बोरलॉग जो होता है हरित क्रांति के जनक, उनको माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों 73 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि मनुष्य की त्वचा में एलर्जी किस खरपतवार की वजह से होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पार्थेनियम हिस्टोपोरस जिसको गाजर घास कहा जाता है, उसकी वजह से जो है एलर्जी होती है त्वचा में। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 74 के बीज बोने के साथ उर्वरक डालने के लिए कौन सी मशीन जो है काम में ली जाती है। तो दोस्तों सीड ड्रिल, ये तो केवल और केवल बीज डालने के लिए काम में ली जाती है, लेकिन यहां पर दिया गया है बीज के साथ में उर्वरक भी डालने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक मशीन होती है उसमें फर्टी कम सीड ड्रिल, मतलब फर्टिलाइजर और उर्वरक एक साथ में डालते हैं, सही ऑप्शन आपका वी होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कप एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। विंड वैन आपको पता है कि वायु की दिशा मापता है, जबकि एनीमोमीटर वायु की क्या मापता है, गति को मापता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका वी होगा। उसके बाद में दोस्तों 76 नंबर का जो आपका प्रश्न है, मेथ नहीं होकर मोथा है दोस्तों, साइप्रस रोटेंडस इसको अपन बोलते हैं, सही है, साइप्रस स्पीसीज। उसका प्रबंधन किससे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कंदों के द्वारा जो है मोते का क्या होता है, प्रवर्धन होता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि सामान्य जो ब्रीड वीट होता है वो कितना गुणित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 60 गुणे हेक्साप्लॉइडी होता है। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, 60 गुणित या हेक्साप्लॉइड, प्लॉइड नहीं है, हेक्साप्लॉइड है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है 78 नंबर का कि आनुवांशिकी जनक किसको माना जाता है। ज्यादातर लोग जानते होंगे कि मेंडल जो होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, उनको आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि कपास में फंदा फसलें ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। भिंडी को ओकरा जो होती है उसको फंदे फसलें के रूप में उगाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड जिसको अपन IVA बोलते हैं शॉर्ट में, वो क्या काम में लिया जाता है, मतलब क्या करेगा वो जब आप उसे ट्रीट करोगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जड़ों के लिए, जड़ों की वृद्धि के लिए आपका जो IVA हार्मोन होता है
उससे ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा आपका वी। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना लैटिन भाषा। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि मक्के का जो नर पुष्पक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हिंदी में बल्लर, जबकि इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपन टेसल बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि औरोवेंकी किस फसल से संबंधित है? औरोवेंकी जो खरपतवार होता है वो दोस्तों ध्यान रखना जो सरसों होती है उससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका वी होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 84 की निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना मॉलिब्डेनम को अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि पौधों में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन पादप हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना जिंक जो पोषक तत्व होता है जो ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों 86 नंबर का जो प्रश्न है कि सिंचाई जल के साथ में उर्वरक देने की विधि को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना इसको बोलते हैं फर्टिगेशन, मतलब फर्टी उर्वरक और इरिगेशन। तो ध्यान रखना सिंचाई के साथ में उर्वरक देने को अपन बोलते हैं फर्टिगेशन। सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखना चना जो है साइसर एरिटिनम जो है आपका सबसे जो महत्वपूर्ण दलहनी फसल है किसकी? भारत की। उसके बाद में दोस्तों सेंसर मैकेनिज्म तकनीक किस खरपतवार से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना सत्यानाशी जो आर्जीमोना मैक्सिकाना होती है वो आपकी सत्यानाशी होती है उससे सेंसर मैकेनिज्म उससे संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कि चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनके नष्ट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? आप पढ़ते हो 2,4-D, लेकिन आजकल वो तो बैन हो गया है। तो उसकी जगह पर दोस्तों ध्यान रखना मेट सल्फ्यूरॉन जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला है आत्मदाकी अंकुरण जो है सूडो सेल जो जर्मिनेशन होता है वो किस खरपतवार से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना स्ट्राइगा से। स्ट्राइगा जो खरपतवार होता है उससे संबंधित है आपका आत्मधाती अंकुरण। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि अंगूर लता किस्म किसकी है? तो दोस्तों ध्यान रखना जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं उसकी किस्म कौन सी? टमाटर की किस्म अंगूर लता। उसके बाद में दोस्तों अगला है कि जो पाइका या फीका जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फास्फोरस की कमी की वजह से पशुओं में पाइका रोग होता है। और फास्फोरस विटामिन है क्या? नहीं। फास्फोरस प्रोटीन है क्या? नहीं। फास्फोरस ओलिक अम्ल है क्या? नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना फास्फोरस क्या है? खनिज लवण या खनिज है। तो ध्यान रखना उसकी वजह से दोस्तों खनिज लवण खनिजों की कमी की वजह से बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं होता है? दोस्तों ध्यान रखना जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है उसमें जो पशु है उसका क्या नहीं करते हैं? पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऐसी चट्टानें जिसमें 65% से अधिक क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना उसको अम्लीय कहा जाता है। अम्लीय चट्टान होती है ऐसी चट्टान जिसमें 65 से 85% के लगभग आपकी क्या पाई जाती है? सिलिका, उसको अम्लीय चट्टान बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों सोलन चौक मृदाएं क्या होती है? आपसे पूछा गया है। पहली बात तो सोलन चौक मृदाएं अपनी लवणीय मृदाओं को ही बोला जाता है या फिर सफेद क्षारीय मृदाएं लवणीय मृदाओं को बोला जाता है। तो आपको मैंने बताया था लवणीय मृदाएं विद्युत चालकता ज्यादा होती है, बाकी दोनों चीजें कम होती है। तो इधर देखो विद्युत चालकता इसमें ज्यादा दे रखी है और बाकी दोनों चीजें क्या होती है? कम 8.5 से कम और ईएसपी 15% से कम। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है पूसा बेदाना का क्रॉस सही है, मतलब ये एक तरबूज की बीज रहित किस्म जिसमें बीज नहीं पाया जाता है और वो किस किस के क्रॉस से बनी हुई है? तो ध्यान रखना दोस्तों टेट्रा 2 इंटू पूसा रसल जो किस्मों का संकलन किया गया है। और पहली बात मैं आपको बता दूं ये त्रिगुणित है, 3 एन है और बीज रहित है। तो दोस्तों ध्यान रखना टेट्रा 2 इंटू पूसा रसल से पूसा बेदाना जो किस्म है उसका निर्माण किया गया था। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है 97 की मृदा में कार्बनिक पदार्थ किसका सूचक होता है? तो दोस्तों अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो दोस्तों ध्यान रखना उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना अगर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो नाइट्रोजन का अच्छा सूचक माना जाता है। पीएच का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ये भी बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना दोस्तों पीएच बराबर log 1 अपॉन एच प्लस, ये भी आपका क्या है दोस्तों? सही है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें ए व बी दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका ए होगा। उसके बाद में दोस्तों है मध्य अवधि पूर्वानुमान कितने दिनों बाद किया जाता है? 3 से 10 दिन बाद में मध्य अनुमान जो पूर्वाधि वाला जो होता है कि मध्यम अवधि के जो मौसम का पूर्वानुमान लगाना है तो कितने दिनों में किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना 3 से 10 दिन के बीच में। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है
वो है कि बाहर की आकार की में गेहूं के समान दिखने वाला जो खरपतवार है वो कौन सा है? तो दोस्तों गेहूं का मामा, जिसको अपन बोलते हैं मिमिक्री जो बीड है, वो है दोस्तों गेहूंसा। तो इसका सही ऑप्शन होगा वी। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि नवजात बछड़ों को खीस पिलाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आप खीस पिलाओगे, कोलेस्ट्रॉल पिलाओगे तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपन पिलाते हैं, रोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। उसके बाद में दोस्तों नाइट्राइट अपकरण कहां पर होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, नाइट्राइट, पहली बात तो नाइट्रेट अपकरण जड़ों में होता है दोस्तों, जबकि ध्यान रखना दोस्तों अगर बात करेंगे नाइट्राइट अपकरण तो ध्यान रखना दोस्तों पत्तियों में होता है, और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन इसमें होगा सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने करी? तो दोस्तों ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है वो करी थी मोजले ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें ए ऑप्शन क्या है आपका सही आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों दिया गया है कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, पत्ता गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है हेड। क्या होता है दोस्तों? हेड होता है, जबकि फूल गोभी का होता है कर्ड। उसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि पोडजोलाइजेशन या पोडजोलीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें किसका संग्रह हो जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ऊपरी परत होती है उसमें सिलिका की अधिकता हो जाती है, अम्लीय मृदा बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है वो है कि राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कुएं एवं नलकूप जो होते हैं उनके द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों चने के बीजों का जो उपचारित होते हैं उनके लिए कौन सा जैव उर्वरक काम में लेते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके लिए आपका राइजोबियम जो जैव उर्वरक है उसके द्वारा इसके बीजों को ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, करनाल जो हरियाणा है वहां पर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अगला और सबसे अंतिम नंबर का जो प्रश्न है कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने वाले पदार्थ काम में लिए जाते हैं। बाकी आपका पाइराइट, जिप्सम, फॉस्फोजिप्सम सब क्षारीय मृदाओं को काम में लेते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने वाले पदार्थ काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो आपकी कृषि प्रतिभा खोज 9 तारीख को ली गई थी उसकी आंसर की आपके सामने यहां पर हमने सॉल्व करा दी है। तो दोस्तों एक एक करके आप सभी प्रश्नों को मिला लेना, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने भैरव एग्रीकल्चर के यूट्यूब भैरव एग्रीकल्चर क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।